हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 12 जीव विज्ञान में। और जीव विज्ञान के क्लास में हम लोग अध्याय 5 का अध्ययन कर रहे थे, वंशागत एवं विविधता। और उस वंशागत एवं विविधता में हम लोग वंशागत से लेकर के और उस वंशागत की कुछ शब्दावलियाँ थी छोटी छोटी, उनका हम लोग परिभाषा और उनकी खोज के बारे में अध्ययन किए थे इसके पहले। और इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने, चूँकि जो वंशागत होती है वो आनुवंशिकी के अंतर्गत पढ़ी जाती है, और वंशागत जो होती है उसमें ये होता है कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो संतानों में जाने की प्रक्रिया जो होती है वही कहलाती है वंशागति। और इसका पूरा खोज जो है ग्रेगर जॉन मेंडल नामक एक साइंटिस्ट था, उन्होंने किया था। तो इस तरह से ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। और ये सारे के सारे जो लक्षण माता पिता से लक्षण संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं वो कैसे होते हैं, किस आधार पर होते हैं, किस नियम पर होते हैं, इसके लिए मेंडल के कुछ नियम थे। और उन नियमों को भी हम लोग इसके पहले के वीडियो सेशन में देख चुके हैं। 3 नियमों को जो है देख लिया गया था। उन नियमों को पढ़ने के बाद अब चूँकि जो माता पिता के लक्षण संतानों में जाते हैं उनको ले जाने के लिए कोई न कोई एक वाहक होता है और कोई न कोई एक फैक्टर होता है। उन्हीं कारकों को, उन्हीं हम वाहकों को आज हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। और हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया जाए तो जो गुणसूत्र होता है, ये गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो भी तमाम छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं उसी में एक धागे नुमा संरचना होती है जिसे हम क्रोमेटिन के धागे कहते हैं। और ये संघनित होकर के एक संरचना बनाती है, उसी संरचना को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है। अब चूँकि यह रंगीन होता है इसीलिए इसका नाम अंग्रेजी में क्रोमोसोम दिया हुआ है। ठीक है, क्रोमो मतलब ये क्या होता है, रंगीन होता है। और इसकी एक खासियत यह है, विशेषता है गुणसूत्र की, कि ये जो गुणसूत्र होता है प्रत्येक जीव के अंदर पाया जाता है, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो वनस्पति हो, पेड़ पौधा हो, कोई भी जीव हो, मनुष्य हो, यहाँ तक कि कोई भी जीव अगर है उसके अंदर जीवन के लक्षण विद्यमान हैं तो गुणसूत्र पाए जाएंगे। और उन गुणसूत्र की ये भी विशेषता है कि उसके अंदर पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो एक निश्चित संख्या में होते हैं। यदि उन संख्याओं में कोई भी परिवर्तन हो जाता है, किसी कारण से कोई भी उसमें डिस्टरबेंस होता है, तो उनके अंदर जो होती है तमाम प्रकार की व्याधियां पैदा हो जाती हैं। जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में मानव के अंदर जो दैहिक गुणसूत्र होंगे उनकी संख्या में परिवर्तन जब होगा तो कुछ ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं मनुष्य के अंदर आने वाली संतान में। उन रोगों को भी डिटेल पढ़ना है, उन पे शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, अलग अलग उनके नाम दिए जाते हैं। किसी का जो है डाउन सिंड्रोम नाम दिया जाता है, किसी का क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नाम दिया जाता है, किसी का पटाउ सिंड्रोम नाम दिया जाता है। तो इस तरह से वो अलग अलग हैं। तो चूँकि गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो एकदम निश्चित होती है, फिक्स होती है, चाहे जिसमें हो अलग अलग जो हो। कक्षा 10 में आप लोगों ने और कक्षा 9 में तमाम प्रकार के, जैसे मटर के पौधे में गुणसूत्रों की संख्या, गोभी के उसमें गुणसूत्रों की संख्या, अरहर में गुणसूत्रों की संख्या, ऐसे ही कुत्ते में, बिल्ली में, भेड़ में, बकरी में, हाथी में के साथ साथ मनुष्य में भी गुणसूत्रों की संख्याओं का डिटेल हम लोग देखे थे, कितनी पाई जाती है, किसमें कितनी संख्या होती है। अब जैसे अगर चूंकि सिलेबस में यहाँ पे मनुष्य ही रखा गया है और मनुष्य का ही अध्ययन पूरा डिटेल करना है, तो मनुष्य में अगर हम गुणसूत्र की बात करें तो मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होता है उसकी पूरी संख्या जो होती है वो 46 गुणसूत्र होते हैं। अर्थात इसमें जो होता है वो 23 जोड़ा होता है। और इस 23 जोड़े में जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है, ये 22 जोड़ा जो होता है ये नर तथा मादा इन दोनों में समान होता है। ठीक है, और एक जोड़ा गुणसूत्र जो होता है ये डिफर होता है, विषम होता है। इसीलिए यह जो गुणसूत्र होता है एक जोड़ा, इसे लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। और यही जो है लिंग निर्धारण में मदद करता है। आगे के टॉपिक में हम लोग लिंग निर्धारण को, सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ेंगे, जिसमें मनुष्य में लिंग निर्धारण है, पक्षियों में लिंग निर्धारण है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण है।
तो इस तरह से कैसे होता है उसको हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। लेकिन अभी चूंकि गुणसूत्र के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो गुणसूत्र अगर मनुष्य की हम स्पेशली बात करें तो मनुष्य के अंदर 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। और 22 गुणसूत्र जो होता है, 22 जोड़ा, वो नर और मादा में समान होता है। एक जोड़ा जो होता है वो डिफर होता है। इसे जो है हम लोग लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम के नाम से लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यही लिंग निर्धारण का काम करता है, नर या मादा का। ठीक है, तो गुणसूत्र के बारे में अगर हम लोग देखें तो इतनी चीज़ें अब तक पता चली कि ये गुणसूत्र जो होता है एक केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला एक संघनित जो क्रोमैटिन धागे हैं, वो संघनित रूप में आकर के एक संरचना बना लेते हैं, क्षणनुमा संरचना बना लेते हैं, उसे गुणसूत्र कहा जाता है। और ये गुणसूत्र जो होता है प्रत्येक जीवों के अंदर पाया जाता है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो जीव वनस्पति हो, चाहे वो एक वर्षीय पौधा हो, चाहे बहुवर्षीय पौधा हो, चाहे वो अकोशिकीय जीव हो, चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, सबके अंदर गुणसूत्रों की संख्याएं डिफर होती हैं, अलग अलग होती हैं और निश्चित होती हैं। इस तरह से मानव के क्रम में जो गुणसूत्रों की संख्या थी वो 23 जोड़ा था। 22 जोड़ा समान होते हैं, एक जोड़ा भिन्न होता है। एक जोड़ा जो भिन्न होता है उसको लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब इस गुणसूत्र के बारे में और थोड़ा अगर हम लोग चलें आगे की तरफ, तो गुणसूत्र जो है वो केंद्रक के अंदर पाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाया जा रहा है, तो गुणसूत्र को केंद्रक के अंदर किसी ने सबसे पहले, कोई न कोई तो साइंटिस्ट ऐसा रहा होगा जो सबसे पहले उसको देखा होगा और सबसे पहले उसका कुछ नाम दिया होगा या उसका नाम रखा होगा। तो इस आधार पर अगर हम लोग गुणसूत्र के बारे में देखें तो ये जो गुणसूत्र होता है, ये जो क्रोमोसोम होता है, ये गुणसूत्र का फिलहाल संरचना है। अभी जब हम लोग संरचना की चर्चा करेंगे तो इसको हम लोग एक एक का देख लेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है, ये किसके बने होते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे अभी अलग अलग। अभी हम केवल गुणसूत्र का हम एक तरह से इंट्रोडक्शन चल रहा है, गुणसूत्र का हम अभी जनरल स्टडी देख रहे हैं। तो इस तरह से गुणसूत्र के बारे में अगर देखा जाए तो गुणसूत्र जो था इसका खोज जो है वो एक साइंटिस्ट थे, स्ट्रासबर्गर। दो नाम आते हैं गुणसूत्र के संबंध में, एक स्ट्रासबर्गर और एक वाल्डेयर। तो गुणसूत्र जो है उस गुणसूत्र की खोज की अगर बात की जाए तो स्ट्रासबर्गर ने किया था। और अगर ये कहा जाए कि गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, गुणसूत्र शब्द जो था वो वाल्डेयर ने प्रयोग किया था। यानी जो संरचना केंद्रक के अंदर, ये केंद्रक था और इसके अंदर जो थे ऐसे तमाम संघनित संरचनाएं पाई गई, तो ये क्या है, इसकी खोज तो स्ट्रासबर्गर ने किया था। क्योंकि यही बाद में चल के गुणसूत्र कहलाया, तो गुणसूत्र की खोज का श्रेय स्ट्रासबर्गर को जाता। बहुविकल्पी में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा फोकस हो रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं इस पे। तो स्ट्रासबर्गर ने खोज किया था। और ये जो क्रोमैटिन धागे थे जो रंगीन दिखाई दे रहे थे संघनित, इनका नाम जो था रखा गया गुणसूत्र। ये नाम जो रखा गया था वो वाल्डेयर के द्वारा रखा गया था। इसलिए गुणसूत्र के संबंध में दो साइंटिस्टों का नाम आता, एक स्ट्रासबर्गर और एक वाल्डेयर का। तो खोज स्ट्रासबर्गर, नाम किसने दिया था, वाल्डेयर ने दिया था। इस तरह से गुणसूत्र था। और ये जो गुणसूत्र होता है, अब प्रश्न ये आता है कहाँ पाया जाता, तो भाई जवाब इसका है केंद्रक में पाया जाता। अब ये प्रश्न आता है कि आखिर ये गुणसूत्र जो है किसका बना होता है, इसकी संरचना जो होती है कैसी होती है, इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये गुणसूत्र जो होता है मुख्य रूप से दो पदार्थों से मिलकर के बना होता है। एक इसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल होता है और दूसरा इसके अंदर जो होता है प्रोटीन होता है। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि गुणसूत्र जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। अब चूंकि न्यूक्लिक एसिड भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एक न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। ठीक है, तो ये डीएनए और आरएनए, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दो न्यूक्लिक एसिड मुक्त होते हैं। तो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता, और प्रोटीन भी कई प्रकार के होते हैं। इनमें से जो गुणसूत्र के अंदर होता है, यानी गुणसूत्र का निर्माण जिससे मिलकर के बना होता है, वो डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है और हिस्टोन नामक प्रोटीन होती है। तो इस तरह से इसमें आरएनए की चर्चा हम लोग अभी यहाँ नहीं करने वाले। यहाँ पे हम डीएनए को देख रहे हैं और एक प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है हिस्टोन।
ये हिस्टोन नामक प्रोटीन और डीएनए नामक न्यूक्लिक एसिड से मिल करके गुणसूत्र का निर्माण होता है। अब डीएनए का पूरा डिटेल हम लोग जब इसके आगे का जो हमारा भाग होगा चैप्टर का, जिसको हम लोग कहेंगे वंशागत का आणविक सिद्धांत, ठीक है, तो उस आणविक सिद्धांत में क्योंकि ये डीएनए जो होता है ये वाहक होता है, ये जो भी माता पिता के जो लक्षण होते हैं, ये आनुवांशिकी लक्षण जो होते हैं उनका ये वाहक होता है। और इस डीएनए के बारे में हम लोग वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि डीएनए की पूरी संरचना, डीएनए की खोज से लेकर के और डीएनए के प्रकार का अलग अलग से, डीएनए में क्या होता है कि डीएनए में 4 प्रकार के क्षारक होते हैं, 2 पिरिमिडीन होते हैं और 2 जो होते हैं वो प्यूरिन बेस होते हैं। पिरिमिडीन में क्या होता है, प्यूरिन में क्या होता है, अलग अलग होते हैं। कुल मिला जुला करके 4 नाम आते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। हाई स्कूल में आप लोग नाम सुने होंगे इसका। और इस तरह से वाटसन और क्रिक के द्वारा एक मॉडल दिया गया था डीएनए का, उसे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ वाटसन क्रिक बोला जाता है, यानी वाटसन क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल, द्विकुंडलित संरचना। तो फिलहाल अभी उसकी चर्चा हमें यहाँ नहीं करनी है, हमें तो केवल गुणसूत्र के बारे में जानना है। तो गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन से होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन अर्थात न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से, जिसमें न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होता है और प्रोटीन में जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो इस तरह से इन दोनों से मिलकर के गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो गुणसूत्र की कॉमन चीज़ें क्या थी अब तक की? गुणसूत्र जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है, एक संघनित धागे की संरचना होती है। ये गुणसूत्र जो होता है इसकी खोज जो है साइंटिस्ट का नाम था स्ट्रारबर्गर, उन्होंने किया था, नाम दिया था वाल्डेयर ने दिया था। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? 2 तरह से होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन नाम से होता है, एक में न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है और जो होता है एक उसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो न्यूक्लिक एसिड, हिस्टोन, प्रोटीन, इन सब की मात्राओं के आधार पर, इनके कंपोजिशन के आधार पर, इनके संगठन के आधार पर देखा जाए तो गुणसूत्र की रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र की रासायनिक संगठन है, कंपोजिशन ग नहीं है, नहीं तो हो जाता ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से रासायनिक संगठन मतलब गुणसूत्र के अंदर कितनी कितनी परसेंटेज, कितनी कितनी मात्राओं में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो देख रहे हैं कि जो गुणसूत्र की रासायनिक संगठन है इनमें अलग अलग पदार्थ होंगे और उनकी मात्राएं भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो अगर नाम तो जाहिर से पता है कि डीएनए भी पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है, इसके अलावा और भी क्या है? तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें अगर देखें तो डीएनए की मात्रा जो होती है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी मात्रा जो होती है वो लगभग 40% होती है। यानी गुणसूत्र में 40% मात्रा जो है वो डीएनए की होती है। और अगर देखें इसमें पूरा आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा अगर देखें, जो हिस्टोन का नाम लिया गया, हिस्टोन प्रोटीन, इसकी भी मात्रा 40 से लेकर के 50% तक होती है। हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो पूरे गुणसूत्र में 40 से लेकर के 50% तक होती है। तो इस तरह से इसमें देखते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ अन्य छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं जिनकी मात्राएं 10% के नियर अबाउट होती हैं। तो इस तरह से इसमें देखा जाए तो 40% तो मात्र डीएनए होता है और 40 से ही 50% के बीच में हिस्टोन प्रोटीन होता है और शेष जो कुछ बची होती हैं थोड़ी बहुत मात्राएं वो 10% होती हैं। तो इस तरह से केमिकली रूप से अगर देखा जाए, रासायनिक रूप से देखा जाए डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन अन्य पदार्थों को लेकर के, तो गुणसूत्र में इतनी इतनी मात्राएं इनकी पाई जाती हैं। ठीक है, ये सवाल जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं और खास करके इनकी परसेंटेज कि मतलब जो रासायनिक रूप से इसमें पाई जाती है। तो 2 महत्वपूर्ण सवाल रासायनिक कंपोजिशन में है, एक तो आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के गुणसूत्र का निर्माण होता है और दूसरा यह है कि कितनी मात्राओं में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम लोग गुणसूत्र की संरचना यानी बनावट की चर्चा करेंगे। गुणसूत्र की संरचना यानी उनका स्ट्रक्चर, उनका स्वरूप, उनका मॉडल, ये जो गुणसूत्र होता है वो किस तरह का होता है, गुणसूत्र जो होता है उसकी बनावट कैसी होती है, गुणसूत्र जो होता है वो बाह्य संरचना अगर देखा जाए तो कैसा होता है, फिर आंतरिक संरचना देखा जाए तो कैसा होता है। तो हम लोग गुणसूत्र की संरचना की बात अगर करें, गुणसूत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम,
स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संरचना। तो ये गुणसूत्र की आपका संरचना है। हाई स्कूल के साइंस जब हम आप लोग पढ़े होंगे उसमें भी आपको मिला होगा और आगे भी तमाम जगहों पर मिलता रहेगा। ये गुणसूत्र का एक सामान्य संरचना दिखाया गया है। इसमें दिखाई क्या दे रहा है कि ये तमाम इसके छोटे छोटे पार्ट हैं और इन पार्टों में इनके अलग अलग नाम हैं। ये मैट्रिक्स है, ये क्रोमोनिमेटा है, ये पतली झिल्ली जो इधर किनारे पे है क्रोमोनिमेटा है, फिर ये मोटी झिल्ली जो है ये क्रोमोमियर है, फिर ये जो बाह्यतम स्वरूप दिखाई दे रहा है, बाहर का जो आवरण दिखाई दे रहा है वो पेलिकल है। फिर इसके बाद एक कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ एक बना हुआ है, पतला है, ये इसको सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन का नाम दिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा उससे मोटा है, इसको द्वितीयक संकीर्णन कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम दिया जाता है। और नीचे हेड पे जो है एक संरचनाएं होती हैं, इसको हम सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। हाँ, इसकी एक विशेषता ये होती है कि जिस गुणसूत्र में ये सैटेलाइट होता है इसको हम शॉर्टकट में S8T के नाम से जानते हैं, यानी सैट के नाम से जानते हैं। ठीक है, साइन एसिडो इसका नाम देंगे, फिर अलग अलग करके इसके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ये संरचना है। तो पहले हम इसकी चर्चा करने वाले। तो गुणसूत्र की संरचना में जितने भी पार्ट हैं सबकी चर्चा हम लोग अलग अलग करेंगे। तो सबसे बाह्यतम स्वरूप को अगर देखा जाए तो सबसे बाहर इसके जो दिखाई देता है एक पेलिकल का आवरण होता है। ठीक है, अब इस तरह से पेलिकल क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी हमको जानकारी लेंगे। पेलिकल को अगर हम देखें तो ये गुणसूत्र का सबसे बाह्यतम संरचना है। कौन सी संरचना है? बाह्यतम है, या हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि गुणसूत्र का एक बाह्य आवरण होता है, एक बाह्य चोला होता है। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई पदार्थ है, अब इसके ऊपर अगर हम कोई एक लेयर लगा दें, अगर इसके ऊपर ये मान लीजिए अगर हमने एक लेयर फिट कर दिया, ये इसका बाह्यतम संरचना, इसको जब हम निकालेंगे तो ये बाह्य खोल जो है ये बाहर की तरफ हो जाएगा और फिर अंदर जो संरचना है वो बची की बची रह गई। तो ये जो पेलिकल होता है ये सबसे बाह्यतम संरचना गुणसूत्र का होता है और ये क्या होता है, एक पतली झिल्ली के समान होता है। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे लिखा हुआ मैट्रिक्स, दूसरे की बात करें मैट्रिक्स, इसको आधार द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है। आधार द्रव्य, इसके अंदर भरा हुआ जो द्रव्य है, जो गुणसूत्र है उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, उसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है वो जो होता है एक समांगी क्या कह लीजिए उसको, समांगी जेली के समान संरचना होती है। जो संरचना होती है उसकी वो समांगी जेली के समान संरचना होती है और बीच बीच में वो भरा होता है, इसलिए उसको आधार द्रव्य बोला जाता है, उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे अगर हम तीसरे अंग की चर्चा करेंगे तो तीसरे अंग में क्रोमोनिमेटा, ये लिखा हुआ क्रोमोनिमेटा। अब क्रोमोनिमेटा की बात करें, हम नीचे की तरफ चल रहे हैं, क्रोमोनिमेटा की बात करें तो जो क्रोमोनिमेटा है अगर हम उस क्रोमोनिमेटा की करें तो ये कुंडलित धागे के समान दो क्रोमेटिन के धागे, जहां पे चूंकि शुरू में भी कहा गया कि गुणसूत्र क्या होते हैं, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले क्रोमेटिन धागों का संघनन होता। जो क्रोमेटिन धागे हैं, अब जैसे जो धागे हैं, मान लिया सपोज डेट ये धागा है, अब ये धागे हैं तो ये धागे जहां ऐसे संघनित होंगे, इस तरह की जब संरचनाएं इसके अंदर पाई जाएंगी, ये ऐसी संरचनाएं, तो ये जो अवस्था होगी तो दो समान प्रकार के कुंडलन, जैसे ये कुंडलन ये हुआ और ये किया हुआ, तो इस अवस्था को जो है वो क्रोमोनिमेटा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से वो क्रोमोनिमेटा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम चलें तो सेंट्रोमियर की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं। चौथा अंग है इसका सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ये जो सेंट्रोमियर है यहाँ बीच में देख रहे हैं, बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन है। जैसे आप कॉन्स्ट्रिक्शन को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा एक बैलून हो, गुब्बारा हो जो लंबा में होता हो, गोल वाला नहीं, उसको थोड़ा सा उसमें हवा भर के उसको फुलाया जाए और बीच से उसको आप देखते हैं तमाम मार्केट वगैरह में जो आते हैं उसको तमाम प्रकार के बनाते हैं। कोई उसका बंदरिया बना देता है, तो कोई उसका जो अलग से बना करके अलग संरचना बना देता है। तो उसमें आप देखते हैं कि जैसे ऐसे जब मोड़ा जाता है तो बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो ये ऐसे गुणसूत्र के अगले उस पर सेंट्रोमियर जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, दो कॉन्स्ट्रिक्शन इसमें होता है, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है। तो ये सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है। तो सेंट्रोमियर की अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रोमियर जो है ये एक तरह से इसको देखेंगे तो ये कुल मिला जुला करके ये बहुत ही
पतले धागे के समान संरचना। हम ऐसा कर सकते हैं कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है सेंट्रोमियर एक पतले धागे के समान इसकी संरचना होती है। तो इस तरह से गुणसूत्र का ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो बनावट होता है, संरचना होता है सेंट्रोमियर का, वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और एक पतले महीन धागे की संरचना, मोड़ होता है इस तरह का। ठीक है, अब अगले पे अगर हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करें, द्वितीयक कॉन्स्ट्रिक्शन है हमारा पांचवा। द्वितीयक संकीर्णन। ठीक है, जिस तरह से ये पतले था तो थोड़ा सा हटके ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, देखने में भी आपको लग रहा थोड़ा सा मोटे धागे टाइप का संरचना होता है। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को अगर हम इसलिए देखेंगे तो ये एक तरह से ये मोटे धागे का और थोड़ा सा घुंडी नुमा संरचना होती है। थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पे मोड़ पे आकर के घुंडी नुमा संरचना हो जाती है। तो इस तरह से इनमें और इनमें ही थोड़ा सा डिफरेंट है। ये पतले धागे की संरचना है, ये थोड़ा मोटे की है। ये महीन पतला लंबा होता है और एक घुंडी नुमा संरचना हो जाती है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग देख रहे हैं छठे नंबर पे सैटेलाइट लिखा हुआ है। सैटेलाइट, ये सैटेलाइट क्या है? ये गुणसूत्र के सबसे हेड पर पाए जाने वाला एक संरचना होता है और ये जिस गुणसूत्र पर पाया जाता है उसको जो है सैट गुणसूत्र का नाम देते हैं। ठीक है, सैट गुणसूत्र, SAT, जहां भी ये पाया जाता है, जिस भी गुणसूत्र के अंदर ये पाया जाएगा, एक गोल नुमा घुंडी नुमा ऐसी संरचना, लंबी घुंडी होती है, गोल बड़ी, उससे ऐसी संरचना होती है, उसको हम लोग जो है जिस गुणसूत्र में पाया जाएगा उसको हम लोग जो है सैट गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। अलग से कभी कभी सैट गुणसूत्र पे टिप्पणी पूछ लिया जाता है या कभी कभी जो है सैट का पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो सैट गुणसूत्र में अगर देखें तो इसका नाम अगर हम लोग देखेंगे तो इसको साइनो एसिडो थाइमो न्यूक्लिनो के नाम से जाना जाता है। साइन एसिडो थाइमो न्यूक्लिनो इसका पूरा नाम होता है। और बहुविकल्पी में, कंपटीशन में कई जगहों पे अलग से ये पूछा जाता है सैट का पूरा नाम। ठीक है, तो सैट का पूरा नाम देखेंगे बायो की भाषा में जो होगा यहाँ पे गुणसूत्र के केस में वो है आपका साइन एसिडो थाइमो न्यूक्लिनो, ये पूरा नाम इसका होता है। और जिस गुणसूत्र में पाया जाता है उसे सैट गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। सैट गुणसूत्र को अलग से पढ़ा जाता है जो कि आपके यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं है। जब हम लोग आगे की आणविक आधार पर जब चर्चा करेंगे तो वहाँ इसकी फिर एक बार बात होगी, क्योंकि अलग अलग गुणसूत्र होते हैं। कहीं लैंप गुणसूत्र होता है, कहीं सैट गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो अलग अलग सबके नाम हैं। बड़े बड़े जो भी गुणसूत्र हैं उनमें परिवर्तन जो होगा। जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए है, डीएनए में 4 प्रकार के बेस हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन है। तो इस तरह से उनमें जब थोड़ा बहुत आएगा जुड़ाव के आधार पर तो अलग अलग नाम आते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि जहाँ आरएनए और डीएनए की बात आएगी, हालांकि अंतर लिखवाएंगे, अंतर अभी बाद में होगा इसके अगले चैप्टर में, लेकिन जब आरएनए और डीएनए की बात होगी तो डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन जो पाया जाता है, डीएनए और आरएनए में ही अंतर होता है कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन ये जो होते हैं ये पाए जाते हैं डीएनए में, लेकिन आरएनए में जो होता है वो एडेनिन, गुआनिन, अब थाइमिन नहीं, साइटोसिन, उसके स्थान पर जो है थाइमिन के यूरोसिल पाया जाता है। तो इस तरह से वहाँ थोड़ा अंतर पाया जाता है। तो अगले चैप्टर की चर्चा है। फिलहाल ये जो गुणसूत्र की चर्चा है, तो गुणसूत्र में इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। आपका सबसे बाहर का आवरण जो होता है पेल्किल होता है, अंदर भरा हुआ पदार्थ मैट्रिक्स होता है, पतला जो उसमें चपटा वो होता है क्रोमोनीमेटा होता है लेयर का। फिर उसके ऊपर चलेंगे, उसके नीचे थोड़ा मोटा लेयर होता है, उसको हम लोग क्रोमोमियर कहेंगे। एक पतले धागे जैसी संरचना होती है उसको सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहेंगे। मोटे घुंडी नुमा संरचना जो होती है कॉन्स्ट्रिक्शन का उसे द्वितीय कॉन्स्ट्रिक्शन कहेंगे। सैटेलाइट सबसे नीचे हेड पे होता है, जिस गुणसूत्र में सैटेलाइट होता है उसे हम लोग सैट गुणसूत्र कहते हैं। सैट का पूरा नाम होता है साइन एसिडो थाइनो न्यूक्लिनो। तो इस तरह से गुणसूत्र की जो संरचना है ये पूरा का पूरा गुणसूत्र आपका जो है ये समाप्त हो गया। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे अगले सेशन में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो इस जो वंशागत है, यह वंशागत गुणसूत्र के अकॉर्डिंग होता कैसे है, जिसको हम लोग वंशागत का गुणसूत्रवाद के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसके लिए कुछ साइंटिस्ट होंगे और 2-4 मत दिए होंगे, उसकी चर्चाएं कर लेंगे। और उसके बाद फिर जो गुणसूत्र जिसके कारण लिंग निर्धारण का फंक्शन होता है, फिर लिंग निर्धारण की चर्चा होगी। अलग अलग लिंग निर्धारण होंगे, मनुष्य का अलग होगा, पक्षियों का अलग होगा। तो गुणसूत्र की जो भी आज के इस सेशन में गुणसूत्र की जितनी भी चीज़ें थी, आप गुणसूत्र का फिगर बनाएंगे,
गुणसूत्र का फिगर बनाएंगे और गुणसूत्र के फिगर बनाने के बाद जितनी भी इसकी चीज़ें हैं जो भी आपको नोट कराया गया आप उसको फिर कॉपी पे कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।